वेलकम टू आर्यन। आज हम देखने वाले हैं वंशागति का मेंडलीय आधार, दैट इज मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी और जेनेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। चलिए, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है, दैट इज इनहेरिटेंस। विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जीवधारियों की विभिन्नताएं आनुवांशिकी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में जैव समष्टियों, लिविंग पॉपुलेशंस में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस एवं युग्मकों का संलयन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अर्थात निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। आनुवांशिकी के अध्ययन में विभिन्न आनुवांशिक इकाइयों, हेरिडिटरी यूनिट्स की क्रिया विधियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिकी या जननी की, जेनेटिक्स, जिसके बारे में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवांशिकता, इनकी आनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू बेटसन 1905 में किया था। आनुवांशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, इस कारण उन्हें आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी की शब्दावली की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द यहाँ पर निम्नलिखित दे रखे हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रमुख शब्द है वो है जीन। मेंडल ने इसे कारक, फैक्टर कहा। जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट है। आनुवांशिक की जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन 1909 ने किया था। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी, अलीलोमॉर्फ्स और अलील्स जिन्हें हम बोलते हैं। यह शब्द बेटसन ने सन 1906 में दिया था। अलील शब्द अलीलोमॉर्फ का छोटा रूप है। यह समान जीन के एकांतरीय या फिर ऑल्टरनेटिव रूप को प्रदर्शित करता है। उदाहरण, लंबा तथा बौना समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करते हैं और इसीलिए ये एक जीन के दो अलील हैं। नेक्स्ट आता है जीन प्रारूप या जीन रूप, जीनोटाइप। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है, टीटी, टीटी तथा टीटी जीव के जीन प्रारूप है। ये युग्म विकल्पी अलील्स के विशेष जोड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप, जो दिखा जा सके, फिनोटाइप जिसे हम बोलेंगे। ये जीवों के लक्षणों जैसे रूप, रंग, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम बात कर सकते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में विभिन्नताओं की। यहाँ जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार, आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। जीन प्रारूप जो है वो जीवों के जीनी संगठन को व्यक्त करता है, जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। ये दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है और नहीं भी, लेकिन समान जीन रूप वाले जीवों का लक्षण प्रारूप सदैव समान होता है। नेक्स्ट, जीव बिंदु, जीन लोकस। यह किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है, जहां पर वो स्थित होता है, उस वास्तविक स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जीन बिंदु। समयुग्मजी, होमोजाइगस, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स, दोनों अलील्स एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या लक्षण के लिए आनुवांशिकी शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। यह ऐसी संतति को जन्म देते हैं जिनमें स्वप्रजनन, सेल्फ रिप्रोडक्शन पर जनक समान लक्षण उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रभावी समयुग्मजी जो कि हो गया आपके दोनों कैपिटल टी, या अप्रभावी समयुग्मजी दोनों हो गए आपके स्मॉल टी। विषम युग्मजी, जहां दोनों अलील्स जो हैं एक लक्षण के वो असमान प्रकार के होते हैं, जैसे एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो ये हो गए विषम युग्मजी। हेट्रोजाइगस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलील समान होते हैं, यहाँ असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसमें आधों में कैपिटल टी होगा, आधों में स्मॉल टी होगा। स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृ के समलक्षणी एवं समजीनी होती है, लेकिन यहाँ पर स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। लक्षण, किसी जीव की आकारिकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं, कैरेक्टर जिन्हें हम बोल रहे हैं। विशेषक, ट्रेट, किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। उदाहरण, लंबा व बोना ऊंचाई के विशेषक हैं, ट्रेट हैं। युग्मक, गैमेट एक परिपक्व जनन कोशिका जो संलयन के लिए विशेषित हो, युग्मक कहलाती है। संकरण, क्रॉस,
संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है जिसमें युग्मजों का संलयन होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाए। द्विसंकर संकरण, जहां पर दो लक्षण लिए जाएं। व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली करी जाए, जिसको पहले नर रखा था उसको फिर बाद में मादा रखा जाए, जिसको मादा रखा था उसमें उसको नर रखा जाए। विपरीत संकरण, बैक क्रॉस, F1 संतति के संकरों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। जैसे मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प वाले पादपों के बीच दिखाया गया निम्न संकरण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपको F1 पीढ़ी मिली है, और इस F1 पीढ़ी का जब हम किसी भी एक जनक के साथ में संकरण करवाते हैं तो वो विपरीत संकरण कहलाता है। परीक्षा संकरण, टेस्ट क्रॉस जिसे हम बोलते हैं, इसे विशिष्ट विपरीत संकरण, स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम F1 पीढ़ी का संकरण जो हमारा अप्रभावी जनक था उसके साथ में संकरण करवाएंगे तो ये परीक्षा संकरण कहलाता है। किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षा संकरण कहलाता है। और ये किस लिए किया जाता है, हमें जो जीनोटाइप है वो निकालना होता है, वो जानना होता है, उसके लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब ये क्रॉस करवाया तो हमें ये F2 पीढ़ी मिली। संकर हाइब्रिड, वह विषम युग्मजी संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होती है। दो जनक के संकरण से जो संतति उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, और ये विषम युग्मजी होगी। F1 पीढ़ी फिलियल प्रोजेनी, वह संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर उत्पन्न हो। सबसे पहली जो पीढ़ी मिलेगी वो होगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जब हम मध्य स्व संकरण सेल्फिंग कराएंगे उससे जो संतति उत्पन्न होगी वो होगी F2 पीढ़ी। एकल कारक, यूनिट फैक्टर, किसी जीव में किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी कारकों को मेंडल ने कारक फैक्टर की संज्ञा दी। एक जीन डीएनए का वह खंड है जो किसी विशिष्ट प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के निर्माण में सहायक होता है। जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने प्रयोग किया था। दूसरे आते हैं प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट, किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी व विषम युग्मजी दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। मतलब इस परिस्थिति में भी जो खुद को व्यक्त कर पाए, और इस परिस्थिति में तो करेगा ही सही जहां दोनों समयुग्मजी हैं। तो यहाँ पर जो है जो अपने आप को व्यक्त कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण, और जो इस अवस्था में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव ट्रेट। स्वजनन, सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग, जब एक ही जीव के नर एवं मादा युग्मकों के बीच प्रजनन की क्रिया होती है तब उसे स्वजनन कहते हैं। सहलग्नता, लिंकेज, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तथा एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, वह स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशानुगत होते हैं और इसे ही संलग्नता कहते हैं, लिंकेज। पुन्नेट चौखाना, पन्नेट स्क्वायर, यह एक चोकर बोर्ड है जो दो जीवों के बीच संकरण के परिणाम को प्रदर्शित करता है कुछ इस तरीके से। एक तरफ हम नर के जो जीन है वो लिखेंगे और एक तरफ हम यहाँ पर मादा के जीन जो है वो लिखेंगे, और इस तरीके से यहाँ संकरण को दर्शाएंगे। अगर मादा के जीन ये हैं और नर के जीन ये हैं तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इनके क्रॉस से, इनके संकरण से जो है परिणाम जो होगा उसको प्रदर्शित करता है। इसका विचार आज से पुन्नेट 1927 द्वारा दिया गया था। यह संततियों के जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों का वर्णन करता है। इसमें वर्गाकार, खड़ी व आड़ी लाइनों द्वारा चौकर खाने बनाए जाते हैं। फिर आनुवांशिक लक्षण में उपस्थित जीन्स के अनुसार जितने प्रकार के मादा युग्मक हो सकते हैं उन्हें गोले में खड़े स्तंभों के ऊपर तथा नर युग्मकों को बाई और आड़े स्तंभों में सीधा लिख देते हैं। इसके बाद संभावित जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूपों को चौखाने में लिख दिया जाता है। आनुवांशिकी के प्रतीक, सिंबल्स ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल ने जनकीय पीढ़ी के लिए P1 तथा बाद की पीढ़ियों के लिए क्रमशः F1, F2, F3 आदि संकेताक्षरों का प्रयोग किया। इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न लक्षणों के प्रबल रूपों को अंग्रेजी नामों के बड़े कैपिटल अक्षरों से तथा अप्रभावी या सुप्त लक्षणों को अंग्रेजी नामों के छोटे स्मॉल अक्षरों से इंगित किया। ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं।
उदाहरण लंबे, टॉल व बोने ड्वार्फ तनों के लक्षणों के कारकों के लिए क्रमशः टी और टी का प्रयोग किया। आधुनिक पद्धतियों में P1 के स्थान पर P का उपयोग करते हैं जो जनक की पीढ़ी को दर्शाती है, तथा T एवं T के स्थान पर D या D का प्रयुक्त होता है। मेंडलिज्म। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 इनकी जीवन आयु रही है। प्रथम अनुवांशिकीविद जेनेटिसिस्ट थे। इन्हें अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी की नींव डाली। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में पहले एकाकी अनुवांशिक लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति पर कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया और पूरे प्रयत्न से सही आंकड़े जुटाए। अतः वे वंशागति की विधि पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालने में सफल रहे। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों 1856 से 1863 तक के लिए उद्यान मटर पाइसम सटाइवम, जिसका साइंटिफिक नेम है, को चुना तथा उसके निम्न 7 जोड़ी वे परियासी लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का अध्ययन किया। इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया जिसमें से 22 किस्मों पर कार्य किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से लक्षण जो है वो लिए थे। सबसे पहला था बीज की आकृति, तो यहाँ पर प्रभावी गोल थी और अप्रभावी झुर्रीदार रिंकल। बीज का रंग पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी, पुष्प का रंग लाल प्रभावी, सफेद अप्रभावी। फली की आकृति फूली हुई है तो ये प्रभावी, पिचकी है तो अप्रभावी, फली का रंग हरा प्रभावी, पीला अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है, ऑक्सिलरी है तो प्रभावी, अग्रस्थ है, टर्मिनल है तो अप्रभावी। पौधे की लंबाई लंबा है तो प्रभावी, बौना है तो अप्रभावी। अपने प्रयोगों के प्रारंभ में मेंडल ने चुने हुए पादपों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया बार बार कराकर समान लक्षणों वाली कई संततियों से शुद्ध नस्ली पादप प्राप्त किए, प्योर लाइन प्राप्त किए। मेंडलों के कार्य की पुनः खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। भाई सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रियस, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मैक ने मेंडल द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा। सन 1901 में ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कॉरेंस ने अनुवांशिक के नियम के रूप में प्रस्तुत किया। मेंडल की सफलता के कारण, अब क्या क्या कारण थे मेंडल की सफलता के? मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। उन्होंने केवल अनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों का चयन किया जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के पादपों से स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन परीक्षण द्वारा की। मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 एवं F3 पीढ़ी एवं आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा निकले गए आंकड़ों का संकलन कर पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। अन्य लक्षणों से मिलने की संभावना से बचाव के लिए मेंडल ने शुद्ध लक्षणों के पादपों को बगीचे में अलग अलग क्यारियों में बोया। मेंडल ने कुछ लंबे और कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर काट दिए जिससे कि इन पादपों में स्वपरागण न हो। प्रायोगिक पदार्थ का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल। मेंडल ने प्रयोग के लिए संयोगवश ही उद्यान मटर के पादप का चयन नहीं किया, उसके लिए भी कुछ कारण थे। तो कारण क्या थे? मटर का पादप एक वार्षिक पादप है जिसका जीवन चक्र अल्पकालीन शॉर्ट डेज होता है। इससे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके पुष्प द्विलिंगी उभयलिंगी होते हैं अर्थात नर एवं मादा जनान एक ही पुष्प में होते हैं। पादप मुख्यतः स्वयं परागित होते हैं। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण मटर के पादप समयुग्मजी होमोजाइगस होते हैं अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। इसमें कृत्रिम रूप से पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा सरलता पूर्वक संकरण कराया जा सकता है। मटर के पादपों में अनेक विरोधी लक्षण हैं। संकरण द्वारा प्राप्त संतति पूर्ण उर्वर होती है। अब नेक्स्ट आता है संकरण विधि, क्रॉसिंग मेथड जिसे बोलते हैं। मेंडल ने मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले बौने पादपों को पुष्पों को खोलकर उसके पुंकेसरों को हटा दिया और ताकि इसमें स्वपरागण न हो सके, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विपुंसन या फिर इमैस्कुलेशन। उन्होंने एक लंबे तने वाले पादप से परागकण लेकर बौने तने के पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर रखे और इस प्रकार बौने तने वाले पादपों में परपरागण हो जाता है। परागण के पश्चात बौने पादपों के पुष्पों को थैलियों में बांध दिया गया ताकि किसी अन्य स्रोत से परागकण जो है इनके वर्तिकाग्रों पर न पहुंच पाए। मेंडल के वंशागति संबंधित संकरण प्रयोग। अब मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। विभिन्न लक्षणों की संकरण पद्धति के सही ज्ञान के लिए मेंडल ने 3 प्रकार के संकरण कराए जो कि निम्नलिखित है। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण।
यहाँ पर एक ही लक्षण को हमने एक बार में लिया, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की यहाँ पर अध्ययन किया। एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक या विपर्यासी लक्षण प्रारूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों का चयन किया। इन्हें पैतृक या जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन के पादप कहा तथा चित्रों एवं वर्णनों में इनके लिए P1 संकेताक्षरों का प्रयोग किया। मटर के लंबे और बौने पादपों के मध्य संकरण कराया गया। इसके पश्चात इसे बने संकर बीजों को अंकुरित कराने पर लंबे पादप उत्पन्न हुए। इस प्रकार दो विपरीत गुणों वाले जनक पादपों के मध्य संकरण से उत्पन्न पादपों को संकर तथा इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन कहते हैं, जिसे F1 पीढ़ी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मेंडल ने लंबे पादपों वाली मतलब कुछ इस प्रकार का क्रॉस उन्होंने यहाँ पर कराया और ये हमारी पी जनरेशन पी पीढ़ी हो गई। और इससे मिलने वाली इस क्रॉस इस संकरण से मिलने वाली जो पीढ़ी थी उसे हमने क्या बोला, वो कुछ ऐसी थी जिसमें सारे पादप कैसे थे, लंबे थे, और इस पीढ़ी को बोला गया F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर अगर इस पीढ़ी का F1 पीढ़ी का जब हमने स्वपरागकण कराया, स्व संकरण कराया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो है F2 पीढ़ी मिली और उस F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पादप 3:1 के अनुपात में प्राप्त किए गए। मतलब 3 तो ऐसे थे जो लंबे थे, 3% ऐसे थे जो लंबे थे और सिर्फ 1% ऐसे थे जो बौने थे। तो इसी प्रकार मेंडल ने अन्य 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। F2 पीढ़ी में इन सभी परीक्षणों के परिणाम लगभग 3:1 के अनुपात में थे। तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए, पहला ये जनक पीढ़ी है। यहाँ पर जब हमने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी मिली जिसमें सारे लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए। फिर जब इनमें स्वपरागकण कराया तब हमें F2 पीढ़ी मिली और यहाँ पर 3% ऐसे थे जो लंबे थे, सिर्फ 1% ऐसे थे जो बौने थे। मेंडल द्वारा तृतीय संतति पीढ़ी F3 पीढ़ी का अध्ययन करने पर पता चला कि F2 पीढ़ी के सभी बौने पादपों में स्वपरागण कराने से बौने पादप बनते हैं। मतलब कि अगर सिर्फ आप बौने पादपों का स्वपरागण कराएंगे तो बौने पादप आपको मिलेंगे और बौनेपन के लिए शुद्ध है, किंतु लंबे पादपों में से 1/3 पादप लंबेपन के लिए शुद्ध है। मतलब शुद्ध मतलब ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप ऐसा है, और अशुद्ध लंबे ऐसे हैं जिनमें दोनों तरीके के एलील हैं। तो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। अतः F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पादपों में 3:1 का अनुपात वास्तव में 1:2:1 का अनुपात है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंडल द्वारा एक संकर संकरण प्रयोगों से प्राप्त मटर की F2 संततियों के परिणाम। तो यहाँ पर बीज के रंग के लिए जब कराया तो सभी पीले F1 में मिले और फिर यहाँ पर F2 में हमें 3:1 मिला। फिर बीज का आकार का हमने कराया तो फिर वापस सभी गोल मिले यहाँ पर F1 में, और F2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हुआ हमारा 3:1। फिर वापस से अगर हम पुष्प के रंग की बात करते हैं तो सभी बैंगनी आए F1 में, F2 में फिर वापस 3:1। इस तरीके से बाकी जो जितने भी 7 लक्षण थे उन सभी का संकरण मेंडल ने कराया और देखा लगभग जो F2 पीढ़ी थी उसका जो अनुपात आ रहा था वो 3:1 आ रहा था। व्युत्क्रम संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस। मेंडल ने एक गुण संकर संकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्युत्क्रम संकरण का उपयोग किया। इसके अंतर्गत उन्होंने बौने तने वाले पादप के परागकणों को लंबे तने वाले पादपों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया। इस बार इन्होंने जो लंबा वाला जो पादप था उसको मादा पादप के रूप में इन्होंने यूज किया या फिर वहां पर रखा, और इसी क्रॉस को इसी संकरण को हमने व्युत्क्रम संकरण बोला है। तो यहाँ पर पादपों के वर्तिकाग्रों पर स्थानांतरित करके भी अध्ययन किया। मेंडल ने देखा कि इन संकरणों के पश्चात भी F1, F2 एवं F3 पीढ़ियों के पादपों में तनों की लंबाई की वंशागति यथावत रही। अतः यह सिद्ध हुआ कि लक्षणों की वंशागति पर लैंगिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है। मेंडल के एक संकर संकरण का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन। मेंडल ने पादपों के लंबे लक्षण को T से तथा बौने लक्षण को छोटे t से प्रदर्शित किया। आधुनिक वैज्ञानिक ने कैपिटल T की जगह D यूज किया व स्मॉल t छोटे t की जगह स्मॉल d का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह DD तथा DD के मध्य संकरण है जिसमें F2 पीढ़ी की संततियों के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात निम्नलिखित हैं। लक्षण प्रारूप की अगर हम बात करें तो 3% लंबे होंगे, सिर्फ 1% बौने होंगे। जीन प्रारूप की अगर हम बात करें तो 1% में ऐसा स्थिति होगी, 2% में ऐसी होगी और 1% में फिर वापस ऐसी होगी। एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं।
तो यहाँ पर मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग में उद्घाटित तथ्यों फैक्ट्स के आधार पर निम्न 3 निष्कर्ष दिए। पहला, अनुवंशिकी के कारक, फैक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स। जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का विकास ऐसी सूक्ष्म रचनाओं के प्रभाव में होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में युग्मकों, गैमेट्स के द्वारा जाती रहती हैं। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार इन इकाई रचनाओं या कणों, यूनिट पार्टिकल्स को इकाई कारक, यूनिट फैक्टर का नाम दिया। मेंडल ने F2 पीढ़ी में प्राप्त आनुवांशिक लक्षण के विपर्यासी रूपों के मध्य 3:1 के अनुपात से यह निष्कर्ष निकाला कि जीव शरीर में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के लिए 2 इकाई कारक, यूनिट फैक्टर्स होते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए जीव द्वारा उत्पन्न युग्मकों में सभी लक्षणों के लिए एक एक ही कारक होते हैं। मतलब एक युग्मक में सिर्फ एक ही कारक होगा, एक गैमेट में उस जोड़े का एक ही कारक होगा, एक ही अलील होगा। जंतुओं में युग्मक शुक्राणु तथा अंडाणु होते हैं, हमें पता है। पादपों में इन युग्मकों को नर युग्मक व मादा युग्मक कहते हैं। प्रभाविता एवं अप्रभाविता, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रभावी होता है तथा दूसरा जो है वो अप्रभावी रिसेसिव होता है। अतः जिन सदस्यों F1 पीढ़ी के संकर सदस्यों में दोनों विपर्यासी रूपों के कारक साथ साथ उपस्थित होते हैं, मतलब ऐसा था वहां पर F1 पीढ़ी में, उनमें लक्षण के केवल प्रभावी रूप का लक्षण प्रारूप प्रकट होता है। सिर्फ लंबे पौधे आए, दिखाई दिए, अप्रभावी रूप का लक्षण प्रकट नहीं होता है। पृथक्करण, सेग्रीगेशन। यद्यपि संकर सदस्यों में अप्रभावी लक्षणों का विकास नहीं होता, परंतु इसका कारक प्रभावी लक्षण के कारक के साथ रहते हुए भी यथावत शुद्ध रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अतः जब दोनों कारक पृथक होते हैं, मतलब जब दोनों कारक पृथक होते हैं, अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, तो यह अपने लक्षण की अभिव्यक्ति देता है। मेंडल ने यह निष्कर्ष F2 पीढ़ी के कुछ पादपों में बौने तने के लक्षण के फिर से प्रकट होने के आधार पर निकाला। मेंडल ने स्पष्ट किया कि F1 पीढ़ी के सभी पादपों में जो नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, उनमें से आधे 50% में लंबे तने का तथा शेष 50% में छोटे या बौने तने का कारक चला जाता है। इस तरीके से तो 50% युग्मकों में ये वाला टी होगा और 50% में ये वाला टी होगा। अतः इन पादपों से निर्मित बीजों में से 1/4 25% के में दोनों कारक बौने तने के और 1/4 25% दोनों कारक लंबे तने के तथा आधों में, मतलब 25% में ये, 25% में ये और 50% में एक जो है वो लंबे तने का और एक जो है वो बौने तने का होगा। किंतु संकर पादप थे, जैसा उन्होंने F3 पीढ़ी में देखा। इस प्रकार F2 पीढ़ी के सदस्यों के लक्षण F1 पीढ़ी के सदस्यों में उपस्थित कारकों के पृथक्करण पर आधारित होते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला नियम जो आता है वो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता के निष्कर्ष को सन 1901 में कार्ल कॉरेंस ने ही मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे प्रभाविता का नियम कहा गया। इस नियम का आधार एक संकर क्रॉस है। इस नियम के अनुसार जब 2 समयुग्मजी शुद्ध नस्ली पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा F1 पीढ़ी में न दिखने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव लक्षण कहते हैं। उदाहरण, एक संकर क्रॉस में जब एक बौने पादप का संकरण एक लंबे पादप से कराया गया, तब F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे थे? लंबे उत्पन्न हुए। प्रभाविता का नियम अनेक पादपों पर लागू होता है। अगर कुछ अन्य उदाहरण हम देखें तो सूरजमुखी शाखा निर्माण, शाखित व्यवहार अशाखित व्यवहार पर प्रभावी होता है। कपास में धागों का रंग, रंगीन धागे श्वेत पर प्रभावी होते हैं। मक्का कर्नेल के प्रकार, गोल मंडयुक्त कर्नेल, झुर्रीदार मीठे कर्नेल पर प्रभावी होते हैं। प्रभाविता का नियम जंतुओं पर भी लागू होता है। गिनी सुअरों में रंगों की वंशागति देखने पर स्पष्ट रूप से काला रंग श्वेत रंग पर प्रभावी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रमुख पादपों एवं जंतुओं के प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन। जैसे जीव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खरगोश में काली त्वचा प्रभावी है, सफेद अप्रभावी है, काला जो है संकरों के लक्षण। तो यहाँ पर 3:1। अगर चूहा जो है वो सामान्य आकार का प्रभावी है, बौना अप्रभावी है, मनुष्य काली आंख प्रभावी है, 6 उंगलियां जो है वो आपकी अप्रभावी है, बौना कद जो है वो आपका अप्रभावी है, बौना कद प्रभावी है और उसके बाद में आपका लंबा कद जो है वो अप्रभावी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 उंगलियां जो हैं वो हमारी क्या है? अप्रभावी है। टमाटर की बात करें, लाल फल प्रभावी है, पीला आवरण, गोल फल, बैंगनी तथा ग्लूस का। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रभावी लक्षण हर किसी में मिलेंगे आपको, पादपों में भी और जंतुओं में भी।
पृथक्करण का नियम दूसरा नियम है ये मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं का विपर्यासी रूपों के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। अगर ये साथ साथ भी हैं, दोनों अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे में के साथ रहकर भी शुद्ध बने रहेंगे, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाली सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या संकरों के विलग्न का नियम, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहा जाता है। चलिए चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये शुद्ध बौने हैं, शुद्ध लंबे हैं, इनका हमने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी जो हमें मिली वहां पर दोनों हमें यहाँ पर मिले अलील, और विषम युग्मजीय संकर थे ये हाइब्रिड जिसे हम बोल सकते हैं। जब इनका स्वपरागण कराया तो हमें F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में यहाँ पर हमें पादप मिले। 3 जो थे 3% लंबे थे, 1% बौने थे। अगर हम जीन प्रारूप अनुपात देखें तो यहाँ पर 1% जिनमें शुद्ध लंबे और 2% जिसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध लंबे और 1% शुद्ध बौने वाले प्राप्त हुए। पृथक्करण का नियम सभी जीवों के लिए लागू होता है। जंतुओं में इस विलगन के अध्ययन के लिए थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन आधुनिक आनुवंशिकी के पिता ने फल मक्खियों जैसे ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसे हम बोलते हैं, जहां पर हमने दो लक्षणों की एक ही संकरण में अध्ययन किया। इस संकरण में विपर्यासी लक्षणों के 2 जोड़े सम्मिलित होते हैं। मेंडल ने बाद में एक ही समय पर 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण में के प्रयोगों का व्यवहारिक अध्ययन किया। मेंडल ने जब गोल बीज व पीले बीज पत्र, राउंड सीड एंड येलो कॉटिलिडन वाले पादपों तथा झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पादपों P1 के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न हुए। उन्होंने फिर 556 ऐसे बीज एकत्रित किए तथा इन्हें अलग अलग स्थान पर उगाकर F2 पीढ़ी के पादप प्राप्त किए। इन पादपों में स्वपरागण कराने पर उन्हें 4 प्रकार के संयोजन बीज प्राप्त किए, राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल ग्रीन। कुछ इस तरीके के 4, तो 315 पादप गोल बीज तथा पीले बीज पत्र युक्त, 108 पादप गोल बीज तथा हरे बीज पत्र युक्त, 101 पादप झुर्रीदार बीज और पीले, और 32 पादप झुर्रीदार बीज तथा हरे बीज पत्र युक्त। इस प्रकार F2 पीढ़ी की संततियों में इन 4 प्रकार के पादपों की संख्या में क्रमशः लगभग 9:3:3:1 का अनुपात रहा। इसे द्विसंकर अनुपात डायहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। मेंडल ने उपरोक्त परिणामों से चौथा निष्कर्ष यह निकाला कि गोल बीज व पीले बीज पत्र लक्षण झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र लक्षणों पर प्रभावी हैं, डोमिनेंट है। इसी कारण F1 पीढ़ी के समस्त पादप गोल बीज व पीले बीज पत्र धारण करते हैं। F2 पीढ़ी में चारों लक्षणों के स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन के कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षण से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, और इसीलिए इस नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा गया। अतः मटर के बीजों की आकृति व बीज पत्रों का रंग दोनों स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। 2 अलग अलग जीन हैं। इसी कारण युग्मक निर्माण के समय मटर के बीजों के गोल या छुरीदार लक्षण के जीन एवं बीज पत्रों के हरे या पीले रंग के लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। मेंडल ने बीजों के गोल लक्षण को R से तथा झुर्रीदार लक्षण को स्मॉल छोटे r से प्रदर्शित किया। इसी प्रकार उसने पीले रंग को कैपिटल बड़े Y से और हरे रंग को छोटे y से निरूपित किया। अतः हम कह सकते हैं कि यह YYRR तथा YYRR के मध्य संकरण है, जिसमें लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप अनुपात निम्नवत है। अगर हम लक्षण प्रारूप अनुपात देखें तो वो हो जाएगा 9:3:3:1 जो कि ये है, और अगर हम जीन प्रारूप की बात करें तो यहाँ 4:1, 4:2 और 1:4 ये हमारा जीन प्रारूप अनुपात है। तो यहाँ इस तरीके का ये संकरण है। देखिए ये P1 पीढ़ी है, पेरेंटल या जनक पीढ़ी है, जिसमें हमने पीला गोल लिया और इधर हरा झुर्रीदार लिया, उसके बाद में इनका संकरण कराया तो ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें पीले और गोल यहाँ पर हमें सारे मिले। फिर उसके बाद में जब हमने इनका स्वपरागण कराया तो हमें ये F2 पीढ़ी मिली, और F2 पीढ़ी में हमें हर तरीके के मिले। किस रेशियो में, किस अनुपात में मिले? 9:3:3:1 ये हो गया लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप अनुपात ये रहा। द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल की अवधारणा। मेंडल के द्विसंकर संकरण निष्कर्ष को सन 1901 में कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के तृतीय नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन या विन्यास का नियम कहा गया। इसे स्वतंत्र
प्रति सम्मिश्रण का नियम, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार एक आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रभावी कारक दूसरे के अप्रभावी कारक डोमिनेंट फैक्टर से ही नहीं बल्कि प्रभावी कारक रेसेसिव फैक्टर से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। मतलब दोनों जीन जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग जाएंगे, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। त्रिसंकर संकरण की अगर हम बात करें, जब दो या दो से अधिक अनुवांशिक विपर्यासिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है तो इसे बहुसंकर संकरण या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण त्रिसंकर संकरण, यहाँ 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है। मेंडल ने मटर के पादपों के 3 गुणों लंबाई, बीज पत्र का रंग तथा बीज के आकार को लेकर संकरण करवाया, जिससे 8 तरह के युग्मक प्राप्त हुए। इसमें F1 पीढ़ी में लंबा तना, पीले बीज पत्र तथा गोल बीज प्राप्त हुए। त्रिसंकर संकरण प्रयोग को पुन्नेट चौकाने द्वारा चित्र में दर्शाया गया। कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ 3 अलग अलग लक्षण हैं, लंबाई है, फिर बीज पत्र का रंग है और बीज के आकार है। मेंडलवाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। संकरणों के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। प्रभावी एवं प्रभावी लक्षणों में भेद होता है। शुद्ध एवं अशुद्ध पादपों में भेद किया जा सकता है। मेंडलवाद के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है। उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। आनुवांशिक रोगों की खोज एवं उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। मेंडलीय अनुपात या नियमों में विचलन, नव मेंडलीय अनुवांशिकी, डेविएशन फॉर मेंडेलियन रेशियो। अब कुछ ऐसे भी अनुपात मिले जो मेंडल के दिए हुए अनुपात से अलग थे, थोड़े से हटकर थे। उद्यान मटर के गुणसूत्र प्रारूप कैरियोटाइप में 7 जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। रोनाल्ड ए फिशर ने सन 1936 में पता लगाया कि मेंडल ने मटर के जिन 7 लक्षणों का चयन अपने प्रयोगों के लिए किया था उनके जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित हैं, जिन्हें पृष्ठ 8 की सारणी के अनुसार समझा जा सकता है। वही इन लक्षणों के जीन्स के विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होने के कारण मेंडल ने सभी 7 जोड़ी लक्षणों की वंशागति में पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन को पाया गया, क्योंकि ये अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित थे। जीन अन्योन्य क्रियाएं, जीन इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो मेंडलवाद की सन 1900 में पुनर्खोज के बाद अनुवांशिकी पर तीव्र अनुसंधानों के फलस्वरूप ऐसे अनुवांशिक लक्षणों का पता चला जिनकी वंशागतियां मेंडली पद्धति से बहुत जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें मेंडल के प्रभाविता, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमों का पालन नहीं होता, या ये कहा जा सकता है कि ये मेंडलीय पद्धति के विचलन, डेविएशंस होते हैं। बैटसन ने इन परिणामों की व्याख्या के लिए कारक परिकल्पना, फैक्टर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की, जो निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहला, बहुप्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। एक ही जीन कई अनुवांशिकी लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। वो किसी बीमारी को भी प्रभावित कर रहा है, किसी एंजाइम के बनने निर्माण में भी प्रभाविता दर्शा रहा है, और आपके जो त्वचा का रंग है वहां पर भी वो प्रभाविता दर्शा रहा है। तो एक ही जीन कई अनुवांशिकी लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा, बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक ही अनुवांशिक लक्षण की वंशागति 2 या अधिक अलील जीन्स की जोड़ियां द्वारा प्रभावित होती हैं। ये इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों के विकास को प्रभावित कर रहा था, यहाँ एक ही लक्षण को बहुत सारे जीन मिलकर जो है प्रभावित करते हैं। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, मल्टीपल एलिलिज्म। एक ही अनुवांशिकी लक्षण की वंशागति के लिए समष्टियों में 2 के बजाय 3 या अधिक अलील जीन हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक जीन के 2 अलील होते हैं, लेकिन जब 2 से ज्यादा अलील हो तो उसे हम बहुगुण युग्म विकल्पीवाद कहते हैं। अतः किसी भी जीव की संपूर्ण अनुवांशिकी अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण प्रारूप प्रकटन में जीनों के पारस्परिक प्रभाव व्यापक एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान को नव मेंडलीय अनुवांशिकी, न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के लक्षण प्रारूप प्रकटन में जीनों के पारस्परिक प्रभावों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। चलिए देखते हैं। सबसे पहले युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव, एलिलिक जीन इंटरैक्शन।
यह एक जीन के विभिन्न एलील्स के बीच की पारस्परिक प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। मतलब एक ही जीन के एलील है, उनके बीच में पारस्परिक क्रियाएं हो रही है और लक्षणों को वो प्रभावित कर रहे हैं। कुछ उदाहरण यहाँ हम देख सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, जो प्रभावी आपका जीन है या एलील है वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है अप्रभावी एलील पर। सह प्रभाविता, दो एलील बराबर से जो है प्रभाविता दर्शा रहे हैं। बहुप्रभावी या घातक या मृत्युकारक जीन, जिसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन या लीथल जीन भी बोलते हैं। और चौथा है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, मल्टीपल एलीलिज्म, दो से ज्यादा जब एलील होंगे। बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। यहाँ पर क्या होगा, F1 संकरों में जीवों का लक्षण प्रारूप जो होगा वो दोनों जनकों से नहीं मिलता है। मतलब अगर हम बोले कि लाल कलर के पुष्प वाले जो पादप हैं उनका हमने संकरण कराया श्वेत पुष्प वाले पादप के साथ में, तो ये प्रभावी थे, ये अप्रभावी थे, ये डोमिनेंट थे, ये रिसेसिव थे। और हमें मिलना क्या चाहिए था F1 पीढ़ी में, जीन प्रारूप तो ये मिला, लेकिन इसका जो हमारा लक्षण प्रारूप था वो कैसा मिलना चाहिए था, सारे लाल होने चाहिए थे, सारे लाल रंग के पुष्प होने चाहिए थे। पर हुआ क्या, पिंक, मतलब कि गुलाबी। सारे पुष्प जो हुए वो कैसे रंग के हुए, गुलाबी रंग के हुए, न तो पूरे लाल न पूरे श्वेत। तो इस तरीके का अब ये अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है आपका यहाँ पर जो लाल रंग का जो जीन है, एलील है। तो युग्म विकल्पी जोड़े के दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं है, परंतु ये मध्यम लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस 1903 ने की थी। उदाहरण, जब गुलाबास या मीराबिलिस जलापा के लाल पुष्पों वाले शुद्ध नस्ली पादपों को सफेद पुष्प वाले शुद्ध नस्ली पादपों से संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में लाल नहीं वरन कैसा मिला, गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई दिए। संतति में स्वपरागण करने पर F2 पीढ़ी में 25% तो लाल मिले, 50% जो है गुलाबी मिले और 25% फिर वापस श्वेत मिले। इस प्रकार F2 पीढ़ी में क्रमशः लाल, गुलाबी व सफेद पुष्प वाले पादपों का अनुपात 1:2:1 रहा। इस प्रकार गुलाब बांस के पादपों में लाल रंग सफेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर चित्र से दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर क्रॉस करवाया गया। ये हमें मिलने चाहिए थे लाल, पर कैसे मिले, गुलाबी पुष्प मिले। स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में 25% लाल, 50% गुलाबी और 25% सफेद मिले। अपूर्ण प्रभाविता का अन्य उदाहरण एंडेल्यूसियन मुर्गी जो होती है, फाउल्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एक जिसमें परों का काला रंग इनके सफेद चितकबरे व्हाइट स्प्लैश शेड रंग पर प्रभावी होता है, लेकिन F1 वर्ण संकर सदस्यों में नीले पर होते हैं। स्पष्ट है कि काले रंग की प्रभाविता अपूर्ण होती है। सहप्रभाविता, तो यहाँ पर अगर हम देखें सहप्रभाविता में, तो हमारे जो मानव में जो ब्लड ग्रुप के लिए अलील्स होते हैं, 3 अलील होते हैं, यहाँ पर 2 से अधिक अलील होते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो बराबर से प्रभावी होते हैं। एक ही जीन के 2 अलील हैं, दोनों बराबर से प्रभाविता दर्शा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता। तो F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं तथा इनकी अनुवांशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण, मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन के युग्म विकल्पी R1 एवं R2 सहप्रभाविता दर्शाते हैं। भूरे लाल बालों वाले मवेशियों तथा सफेद बालों वाले मवेशियों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी की विषम युग्मजी संकर मवेशियों में लाल और सफेद दोनों रंग के बालों का मिश्रण बनता है, जिसे चितकबरा रॉन कहते हैं। F2 पीढ़ी में भूरे लाल चितकबरे सफेद रंग के मवेशियों का अनुपात 1:2:1 होता है। इसमें भूरे लाल तथा सफेद मवेशी समयुग्मजी एवं चितकबरे मवेशी विषम युग्मजी होते हैं। सहप्रभाविता एक अन्य उदाहरण है मनुष्य, कुछ कपियों और बंदरों में MN और रुधिर वर्गों की वंशागति में मिलता है। मनुष्यों में AB रुधिर वर्ग भी IA एवं IB जीन्स की सहप्रभाविता के कारण होता है, जो मैंने बताया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, ये भूरा लाल, ये सफेद वाला, तो क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी में चितकबरी गाय मिली, सारे मवेशी मिले। फिर जब F1 वाली पीढ़ी का स्वपरागण कराया तो यहाँ पर भूरा लाल और जो आपके सफेद थे ये 25% ही मिले, जबकि जो चितकबरे थे वो 50% मिले। घातक या बहुप्रभावी जीन्स, लीथल और प्लियोट्रॉपिक जीन्स। कुछ जीन्स एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, ऐसे जीन्स बहुप्रभावी जीन्स कहलाते हैं। जीवों में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही ये जीन्स उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं। उदाहरण, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनाट
1905 ने पता लगाया कि घरेलू चूहे में बालों का पीला रंग या भूरे रंग पर प्रभावी होता है। इनके संकरण कराने पर इन्हें F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे 1:1 के अनुपात में मिले। इससे उन्हें आशंका हुई कि चूहों की आबादी में पीले बालों वाले चूहे शुद्ध नस्ली अर्थात समयुग्मजी चूहे नहीं होते हैं। जब उन्होंने 2 पीले बालों वाले चूहों में संकरण कराया तो हर बार पीले एवं भूरे बालों वाले चूहे 2:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए, जबकि मेंडल पद्धति के अनुसार इसका अनुपात 3:1 होना चाहिए था। इस संकरण की मादाओं की जांच करने पर पता चला कि प्रभावित समयुग्मजी भ्रूण भ्रूणीय विकास की अंतिम अवस्था में ही मृत हो जाते हैं। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि जीन Y के 2 प्रभाव हैं। विषम युग्मजी अवस्था में यह पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि समयुग्मजी वाली अवस्था में यह मृत्यु कारक लीथल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप, जो है जनक है ये पीले वाले हैं, ये भूरे वाले हैं। पीले वालों में विषम युग्मजी हैं और ये समयुग्मजी हैं भूरे वाले। तो जब इनका संकरण कराया तो हमें कैसे मिले? 50% पीले, 50% भूरे मिले। जब इनका स्वपरागण या फिर हम बोलते हैं फिर वापस इनका स्वपरागण हमने कराया, संकरण कराया, तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाले पीले हैं और जबकि ये वाले भी आपके पीले हैं। और इनका जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी के भ्रूण जो हैं तो उनमें जिनमें समयुग्मजी अवस्था हुई वो मर गए, जबकि 50% जो है वो पीले हुए और 25% कैसे हुए? भूरे हुए। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद मतलब मल्टीपल एलीलिज्म। यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान लोकाई पर उपस्थित होता है तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। उदाहरण मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। रुधिर वर्गों की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य में AB और रुधिर वर्गों की वंशागति बहुगुण अलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। बर्नस्टीन 1924 से 25 के अनुसार AB और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। इस जीन्स की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स पर निर्भर करती है। अतः यह वंशागति बहुगुण अलीलवाद कहलाती है क्योंकि इनके जीन्स या अलील्स समजात गुणसूत्रों के पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। सामान्यतया किसी एक व्यक्ति में 2 ही अलील्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन समूह में इनकी संख्या 3 होती है। अतः बहुगुण अलीलवाद का संबंध समष्टि अनुवांशिकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स से होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। IA जीन जो प्रतिजन A का संश्लेषण करता है, IB जीन जो प्रतिजन B का संश्लेषण करता है और I0 जीन जो प्रतिजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जीन IA व IB जीन I0 के लिए प्रभावी डोमिनेंट होते हैं, लेकिन ये जीन्स परस्पर एक दूसरे के लिए प्रभावी न होकर सह प्रभाविता दर्शाते हैं। कोई भी व्यक्ति इन 3 जीन्स में से किन्हीं 2 को ही प्राप्त कर सकता है, एक माता से और एक पिता से। अतः 6 प्रकार के जीन प्रारूपों में निम्न 4 लक्षण प्रारूप संभावित होते हैं। या तो ब्लड ग्रुप A हो सकता है, या B हो सकता है, या AB हो सकता है, या O हो सकता है। ये 4 ही लक्षण प्रारूप संभावित हैं। तो रुधिर वर्ग A के लिए IA हो सकता है, माता पिता से दोनों से IA मिले, या फिर एक माता से जो है या एक जनक से जो है IA और दूसरे से IO भी बोल सकते हैं। रुधिर वर्ग B के लिए IB या IBIO। रुधिर वर्ग AB के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है IAIB और रुधिर वर्ग O के लिए भी एक ही है। तो जनकों से IA जीन्स प्राप्त होने वाली संतानों के लाल रुधिराणुओं में प्रतिजन A एवं IBIB या IB0 जीन्स प्राप्त होने वाली संतानों में प्रतिजन B बनता है। अतएव जिस संतान को जनकों से IA/IB जीन्स प्राप्त होंगे उसमें दोनों प्रतिजन A और B बनेंगे। इसका मुख्य कारण 2 जीन्स में परस्पर प्रभाविता का अभाव अर्थात सप्रभाविता लैक ऑफ डोमिनेंस और कोडोमिनेंस है। जो संतानें जीन्स I0 प्राप्त करती हैं उनमें कोई प्रतिजन नहीं बनेगा। जीन IO अन्य दोनों जीन्स IA एवं IB के लिए अप्रबल रिसेसिव होता है, इसलिए IA/I0 एवं IB/IO जीन्स प्राप्त करने वाली संतानों में क्रमशः प्रतिजन A एवं B बनते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर इसके वंशागति जो है दर्शाई गई है। गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। अब नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शंस देखते हैं। इनमें मेंडलीय नियमों के ऐसे विचलन होते हैं जिनमें किसी लक्षण के लक्षण प्रारूप प्रकटन में जीन्स की एक युग्म विकल्पी जोड़ी के प्रभाव को दूसरी युग्म विकल्पी जोड़ी के जीन्स बदल देते हैं, जैसे कि प्रबलता। सबसे पहले एपिस्टेसिस। इस प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी जोड़ी का कोई जीन दूसरी युग्म विकल्पी जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है या पूर्णतया रोक देता है, इसे प्रबलता कहते हैं। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसे प्रबल कारक एपिस्टेटिक फैक्टर तथा
जीन की अभिव्यक्ति रुक जाती है उसे अप्रबल कारक मतलब हाइपोस्टैटिक फैक्टर कहते हैं। यह प्रभाविता और अप्रभाविता के समान ही है, किंतु इसमें दोनों कारक युग्म विकल्पी न होकर स्वतंत्र जीनों के रूप में होते हैं। अब प्रबलता के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रभावी प्रबलता डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसमें 12:3:1 या 13:3 का अनुपात प्राप्त होता है। इसमें प्रबल जीन केवल प्रभावी अवस्था में दूसरे जीन युगल के लक्षण प्ररूप को विकसित नहीं होने देता। उदाहरण, प्रभावी प्रबलता को चूजों में पिच्छों के रंग की वंशागति द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ हम श्वेत लेघॉर्न, श्वेत प्लाईमाउथ के साथ में संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी जो मिली वो कैसी मिली, श्वेत मिली, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण किया तो 13:3 का अनुपात हमें लक्षण प्रारूप में मिला। दूसरा है, चूजों में दो प्रकार के श्वेत संकर होते हैं, एक श्वेत लेघॉर्न व्हाइट लेघॉर्न, दूसरा श्वेत प्लाईमाउथ रॉक। तो श्वेत लेघॉर्न के श्वेत पिच फेदर्स रंजित पिच्चों कलर्ड फेदर्स पर प्रभावी एवं श्वेत प्लाईमाउथ के श्वेत पिच रंजित पिच्चों पर अप्रभावित होते हैं। श्वेत लेघॉर्न का श्वेत प्लाईमाउथ के साथ संकरण करने पर F1 पीढ़ी में सभी संतति चूजा श्वेत पिच वाले होते हैं, किंतु F2 पीढ़ी में श्वेत और रंजित पिच्चों वाले चूजा 13:3 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। यह मेंडेलियन द्विसंकर अनुपात का परिवर्तित अनुपात है, क्योंकि हमें कैसा मिल रहा था वहां पर 9:3:3:1, जबकि वो ना मिलकर हमें 13:3 का अनुपात मिला है। श्वेत लेघॉर्न के प्रभावी कारक का कारण एक विरोधी कारक की उपस्थिति है जो रंजक के प्रभावी जीन के होने पर भी उसके प्रभाव को रोकता है। उपरोक्त संकरण में I विरोधी कारक है तथा स्मॉल I इसका अप्रभावी युग्म विकल्पी है। C रंजक का कारक है एवं छोटा c इसका अप्रभावी युग्म विकल्पी है। श्वेत और रंजित पिच्छों का विकास निम्न प्रकार होता है। श्वेत पिच्छ विकसित होते हैं जब रंजक और विरोधी जीन दोनों प्रभावी हो इस अवस्था में, रंजक और विरोधी जीन दोनों अप्रभावी हो इस अवस्था में, जब केवल रंजक कारक अप्रभावी हो इस अवस्था में। तब रंजित पिच का विकास तब होता है जब रंजक जीन C प्रभावी होता है किंतु विरोधी जीन अप्रभावी होता है। अप्रभावी प्रबलता रेसेसिव एपिस्टेसिस अनुपात होगा इसका 9:3:4। इसमें प्रबल जीन केवल अप्रभावी अवस्था में दूसरे जीन युगल के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। उदाहरण, अप्रभावी प्रबलता को चूहों में त्वचा के रंग की वंशागति द्वारा समझा जा सकता है। देखते हैं तो यहाँ पर काला और एल्बिनो जो है उसमें हमने संकरण कराया तो कैसा मिला, भूरा यहाँ पर मिला। और फिर जब F1 पीढ़ी का हमने स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में हमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ, 9 भूरे 3 काले और 4 एल्बिनो। तो ये भी इससे हटकर ही था जो हमें मेंडल द्वारा मिला था। चूहों में त्वचा के बालों के 3 रंग दिखाई देते हैं जो निम्न जीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। चूहों में त्वचा का काला रंग ब्लैक कलर प्रभावी जीन C द्वारा उत्पन्न होता है। एल्बिनो स्मॉल c के अप्रभावी होने पर उत्पन्न होता है। भूरा रंग अगाउटी प्रभावी जीन A के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें काले बालों के सिरों पर पीले रंग की धारियां होती है। जीन C के अप्रभावी होने पर भूरा रंग उत्पन्न नहीं कर पाता है। अप्रभावी जीन स्पष्ट है कि अप्रभावी जीन स्मॉल c प्रभावी जीन A के लिए प्रभावी या प्रबल जीन का कार्य करता है। संपूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन या विशिष्ट प्रकार के जीन युग्म होते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक अनुवांशिक लक्षण का प्रकटीकरण 2 या अधिक युग्म विकल्पी के समूह में उपस्थित होने पर ही होता है। अर्थात किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब साथ में दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित हो। बैटसन और पुनेट ने मीठी मटर के पुष्पों के रंग की अभिव्यक्ति के द्वारा इन जीनों को सिद्ध किया। इसके अनुसार 2 भिन्न युग्म विकल्पी जोड़ियां मिलकर CC तथा PP पुष्पों के रंग को नियंत्रित करती है। उन्होंने देखा कि दोनों में से किसी भी जीन का यदि प्रभावी युग्म विकल्पी नहीं उपस्थित है, मतलब ऐसा, तो सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। परंतु जब उन्होंने 2 सफेद पुष्प वाले पादपों इस प्रकार के में संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। इसमें स्व संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में बैंगनी व सफेद रंग के पुष्प वाले पादपों में 9:7 का अनुपात प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि बैंगनी रंग 2 प्रभावी जीनों की उपस्थिति में प्रकट होता है। यदि दोनों जीनों में से किसी भी एक के प्रभावी जीन अनुपस्थित हैं, मतलब इस प्रावस्था में, तो बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए श्वेत पुष्प हैं और ये भी श्वेत पुष्प हैं, लेकिन जब जैसे ही हमने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में कैसे मिले बैंगनी पुष्प, क्योंकि एक एक प्रभावी दोनों में है। इसलिए जब हमने इसका स्वपरागण कराया तो लक्षण प्रारूप हमें क्या मिला, अनुपात 9:7।
अनुपूरक जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इसके अंतर्गत एक लक्षण का लक्षण प्रारूपिक प्रकटन युग्म विकल्पी जीन्स की दो जोड़ियों के पारस्परिक प्रभाव से होता है, अर्थात एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र रूप से हो जाती है, किंतु दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में ही होती है। उदाहरण, गीनी सुअर तथा चूहे में बालों का रंग दोनों प्रबल जीनों बी तथा सी की उपस्थिति में भूरा अगाउटी, केवल एक प्रबल जीन की उपस्थिति में काला तथा केवल अप्रबल जीन की उपस्थिति में ये एल्बिनो होता है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये भूरे हैं, ये एल्बिनो है। जब हमने यहाँ पर संकरण कराया तो हमें भूरे मिले। फिर F1PD का जब हमने स्वपरागण कराया तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात क्या मिला, 9 भूरे मिले, 3 काले मिले और 4 हमें मिले एल्बिनो। प्रतिलिपि जीन, ड्यूप्लीकेट जीन, इस वंशागति में अलीली जीन्स की दो जोड़ियां होती हैं जो समान या नजदीकी दृश्य रूप का निर्धारण करती हैं, जैसे शेफर्ड पर्श में फल का आकार। इस वंशागति का अध्ययन सर्वप्रथम शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने पादप में 2 प्रकार के बीज संपुटों को देखा, त्रिकोणीय और लंबवत। इस वंशागति के इसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, त्रिकोणीय और लंबवत में जब हमने संकरण कराया तो हमें त्रिकोणीय युग्मक प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्वपरागण कराया तो त्रिकोणीय 15 और लंबवत 1 मिला। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी रेशियो अनुपात जो है वो चेंज हुआ। नेक्स्ट आता है संशोधी या सहयोगी जीन, मॉडिफायर और कोलैबोरेटिव जीन। इस वंशागति में भी युग्म विकल्पी जीन्स की 2 जोड़ियां काम करती हैं। इनमें से प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन का अपना अलग प्रभाव होता है, परंतु यदि दोनों जोड़ियों के प्रबल जीन साथ साथ उपस्थित या अनुपस्थित हो तो नए लक्षणों का लक्षण प्रारूपिक प्रकटन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो जाता है, जैसे कि मुर्गों में कलंगी की आकृति की वंशागति। यहाँ हम देख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर पत्तीदार कलंगी है, यहाँ दानेदार है, और फिर नया लक्षण यहाँ हमें मिल रहा है अखरोट नुमा कलंगी, यहाँ हम देख सकते हैं। मुर्गों में कलंगी की आकृति हेतु पी व आर जीन्स होते हैं। जब दोनों में से कोई भी जीन प्रभावी अवस्था में उपस्थित नहीं होता है तो एक हरी कलंगी प्राप्त होती है। यदि केवल पी प्रभावी होता है तो दानेदार कलंगी प्राप्त होती है। यदि केवल आर प्रभावी होता है तो पत्तीदार कलंगी, और जब पी और आर दोनों प्रभावी होते हैं तो अखरोट नुमा कलंगी प्राप्त होती है। जब शुद्ध नस्ली दानेदार कलंगी व शुद्ध नस्ली पत्तीदार कलंगी वाले मुर्गों में संकरण करवाया जाता है तो एफपीडी में सभी अखरोट नुमा कलंगी वाले मुर्गे मिलते हैं। इनमें अंतः प्रजनन करवाने पर F2PD में सभी 4 प्रकार अर्थात अखरोटनुमा, दानेदार, पत्तीदार और एक हरी कलंगी वाले मुर्गे क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। मात्रात्मक, क्रमिक या सम्मिश्रण वंशागति और बहुजीनी वंशागति, क्वांटिटेटिव, ग्रेडिंग और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जीव जातियों की आबादियों के कुछ आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्न सदस्यों के बीच कम मात्रा में अविच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति को मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य में त्वचा के रंग का प्रकटन। क्वांटिटेटिव, जितने ज्यादा जितने जैसे अलील होंगे वैसा ही कलर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 अलील्स होते हैं, मानवों में 3 अलील्स होते हैं जो त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जितने ज्यादा ये हमें जो हमारे प्रभावी वाले यहाँ जो अलील हैं वो डार्क या फिर गहरा रंग देंगे त्वचा का, और जो अप्रभावी वाले हैं वो हल्का रंग देंगे त्वचा का। तो अगर जितने ज्यादा प्रभावी वाले अलील होंगे उतना ही गहरा रंग हो जाएगा त्वचा का, और जितने अप्रभावी वाले अलील होंगे उतना ही हल्का रंग हो जाएगा त्वचा का। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसे दर्शा सकते हैं। जैसे कि निग्रो जो बिल्कुल गहरे रंग के होते हैं, और ये सफेद जो हैं इनको हमने संकरण कराया तो हमें F1PD मिली, और F1PD में हमने देखा जिनमें सारे जो प्रभावी अलील हैं वो निग्रो हो गए, जिनमें थोड़े बहुत अगर अप्रभावी अलील आ रहे हैं तो वो काले हो गए। जैसे जैसे अप्रभावी अलील की मात्रा बढ़ती जाएगी रंग कैसा हो जाएगा, त्वचा का सफेद होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 निग्रो, 4 काला, 6 संकर, मतलब बिल्कुल बीज के, संकर उन्हें बोल रहे हैं जो बिल्कुल बीज के हैं, 4 हल्का गोरा और 1 जो है वो सफेद है। मानव में त्वचा का रंग 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के द्वारा नियंत्रित होता है, 3 जोड़ी के द्वारा होता है, ये A, B और C। तो यहाँ पर अगर सारे के सारे जो है वो प्रभावी हैं तो मैंने बताया बिल्कुल गहरा रंग हो जाएगा, निग्रो जिसे हम बोल रहे हैं, और सारे के सारे अगर अप्रभावी हैं तो बिल्कुल हल्का जो बिल्कुल सफेद। चलिए, तो आज के लिए यही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।